अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और ख़ास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि सलमा सिराज, मोहम्मद यामीन, मुनीबा, किंजा, साबिर भट्टी, महमूद अली, वरहा खालिद, इट्स लाइबा और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो फिर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास 10th का इंग्लिश का टारगेट पेपर और ये टारगेट पेपर 2025 के लिए है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, और 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपने अपने पूरे के पूरे पेपर को मुकम्मल करना होता है। अब बहुत ध्यान से आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम के अंदर करके जानी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो देखिए आप लोगों के पास जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस को इस सेक्शन के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने तमाम के तमाम एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना होता है और आपके पास हर एक एमसीक्यूज जो होता है वो 1 नंबर का होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको टोटल कितने एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो देखें आपको सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपके पास ये पूरा का पूरा सेक्शन ए टोटल 20 ही मार्क्स का होगा, यानी कि आपके पास हर एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, क्योंकि अगर आप एक एमसीक्यूज को गलत करेंगे तो आपका पूरा का पूरा 1 नंबर कट हो जाएगा और अगर आप 20 एमसीक्यूज में गलती करेंगे तो जाहिर बात है आपके 20 नंबर तो यूं ही कट हो जाने हैं। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर आपने एमसीक्यूज के आंसर को करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करनी कहाँ से है। तो देखें सबसे पहले तो आपके पास आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज हैं आपने वहां से तैयारी लाजमी करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो टेनियर है तो टेनियर के अंदर जो पास्ट पेपर के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे आपने उनकी तैयारी भी लाजमी करके जानी है। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि एग्जामिनर किस तरह के एमसीक्यूज देता है, ग्रामर के एमसीक्यूज कितने आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि एमसीक्यूज जो हैं वो कहाँ से आते हैं, ग्रामर के ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं तो आपने ना उनकी तैयारी भी लाजमी करके जानी है। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है 20 नंबर के तो आपके पास एमसीक्यूज ही हैं, तो आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी करके जाएंगे आपके मार्क्स भी उतने ही ज्यादा फिर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन बी 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसी तरह जो आपके पास सेक्शन सी होगा ना वो भी 40 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सेक्शन बी के अंदर तमाम के तमाम सवालात के ही जवाब देने हैं। अब बहुत गौर से बहुत ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, क्योंकि तकरीबन आपका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल 9th की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ग्रामर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मसला होता है। ठीक है, तो बहुत गौर से देखिएगा। तो सेक्शन बी में आपके पास जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। आपको यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने टोटल 5 क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको चैप्टर से दिए जाएंगे और आपको पोम सेक्शन से दिए जाएंगे। ठीक है, और आपने कोई इनके आंसर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने हैं। आपके इन क्वेश्चंस के आंसर जस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस के ही होने चाहिए।
अच्छा, ये जो टारगेट पेपर है ये मैंने चैप्टर वाइज बनाया है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं हो। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द वॉइस कैलिफ, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिख दिया है और आपने उन सब की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है What was Caliph Harun Rashid known and respect for? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है Why did he go through the street of Baghdad at night? और नेक्स्ट आपके पास है After getting the horse, how did rich man behave? ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है How did the caliph prove that the beggar was a liar? ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ होगा और आपको इंग्लिश लिखनी आती होगी फिर तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मसला नहीं है। ठीक है, आपके पास जो चैप्टर 2 है डिग्निटी ऑफ वर्क, और उस चैप्टर के अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द रीजन फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ द चाइनीज, और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हियरिंग व्हाट हिज अंकल सेड। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डिड द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर व्हेन हिज सन वाज इल। ठीक है, और लास्ट आपके पास है व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है, तो आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 की, जो कि आपके पास है सोशल मीडिया। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इन है। अब आपके पास जो पहला सवाल है वो है हाउ कैन पीपल इजीली हैव अ कांस्टेंट कनेक्शन विद द रिलेटिव्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट आपके पास है हाउ कैन एम्प्लॉयर्स हंट द राइट कैंडिडेट्स फॉर देयर जॉब पोजीशंस, और लास्ट आपके पास है हाउ आर सोशल मीडिया रेवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो भी काफी ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है जो कि चैप्टर नंबर 4 है अ बैड ड्रीम, और इस चैप्टर में जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी फैमिलीज वर गोइंग ऑन द ट्रिप, और नेक्स्ट आपके पास है हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स रिएक्ट टू द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिस्टर करीम इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रिप। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है। अब जरा हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ठीक है, जो कि आपके पास है माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल्स स्टेशन। तो इस चैप्टर में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर से जो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज गोरख हिल्स अ गुड प्लेस फॉर अ हॉलीडे, और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डिड आसिफ अप्रिशिएट डीपली अबाउट हिज पेरेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है which two great saints are mentioned in the text, और नेक्स्ट आपके पास है what did they have to leave the bus and take the jeep to reach the top। ठीक है, तो आपने इन सब की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब जरा हम आते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जो कि आपके पास है सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन नॉट वेयरिंग अ हेलमेट चेंज द लाइफ ऑफ बाइक राइडर्स एंड देयर फैमिलीज फॉरएवर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार स्टॉप सडनली, और नेक्स्ट आपके पास है व्हाई इज द हेलमेट एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को वैसे भी नहीं लिखा, जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया आपने उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अब जरा हम आते हैं पोम्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा पोम्स के अंदर ना मैंने सारे पोम्स के क्वेश्चंस को एक ही जगह पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि पोम्स के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु वाज ब्रूस एंड वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम लिटिल थिंग्स। ठीक है, तो पोम्स के क्वेश्चंस को तो आपने लाजमी याद करके जाने क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हु वाज कंपोज द पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम द मैन हु विंस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाई शुड वी स्पीक जेंटली टू ऑल,
और नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू ट्राई अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ गॉड। और आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके पास सेंट्रल आइडिया होते हैं ना पोम्स के, बल्कि ये सवाल आपके पास ऊपर है, देखें व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। ठीक है, तो ये जो आपके पास सेंट्रल आइडिया ना, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, तो या तो वो आपको कहे सेंट्रल आइडिया या फिर वो आपको कहे मैसेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर अगर इसके अलावा अगर वो आपको कहते हैं टाइटल बता दें, या फिर आपको वो कहते हैं कि पोम्स के नाम को एक्सप्लेन कर दें, या फिर वो आपको कहते हैं कि मेन आइडिया पोम का बता दें। ठीक है, या फिर वो आपसे कहें कि आप पोम्स के मैसेज से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ही सवाल को कई तरीकों से भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ भी पूछे आपने आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑल टू ऑल जितने भी पोम्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इन तमाम के तमाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अब हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके पास ग्रामर पोर्शन, यानी कि जो आपके पास सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन होता है वो ग्रामर का होता है। डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट, और अक्सर स्टूडेंट को यहीं पर मसला होता है। अब जरा आप इस बात को नोट करें, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन है, और ये आपके पास है टोटल 20 मार्क्स का। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसको छोड़कर जाएं या आप इसकी कम तैयारी करें या फिर आप इसके ऊपर तवज्जो ना दें। तो आपने ग्रामर पोर्शन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अब जरा देखें, वैसे अब आपको ये देखने में आसान लग रहा होगा ना, लेकिन जब आप टेन्योर में देखेंगे फिर आपको समझ आएगी ये है क्या। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहला सवाल होगा वो होगा यूज प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर दो ब्लैंक्स दी जाएंगी, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, और आपने उसके अंदर करेक्ट प्रीपोजिशन को फिट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ब्लैंक्स जो दी जाएंगी वो होंगी टोटल 2, और होंगी भी 2 नंबर की। ठीक है, इसी तरह जो नीचे आपके पास सेकंड है यानी कि यूज आर्टिकल, तो यहाँ भी आपको ब्लैंक्स ही दी जाएंगी 2 अदद, और वो होंगी भी 2 ही नंबर की। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, उन्हें फिट कैसे करना है। तो आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा दूं कि इनको करना किस तरीके से है। और नेक्स्ट आपके पास है चेंज द वॉइस। अच्छा, यहाँ पर आपको टोटल 3 दी जाएंगी चेंज द वॉइस। ठीक है, तो और होंगी भी 3 नंबर की, मतलब हर चीज आपके पास ना तकरीबन यहाँ पर 1 नंबर की है। इसके अलावा नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। नरेशन जो है वो आपको टोटल दी जाएंगी 4, और होंगी भी ये 4 नंबर की। अब जरा देखिए, ये जो दो चीजें हैं ना, चेंज द वॉइस और चेंज द नरेशन, ये आपको उस सूरत के अंदर आएंगी जब आपको जो टेंसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आते हो। मतलब ना ये सेकंड कदम है, पहला कदम जो है वो आपका वो है आपको टेंसेस आए। टोटल 12 के 12 टेंसेस ना आपको इतने अच्छे तरीके से आते हैं, वो नहीं कहते कि घोल के पी जाने वाला मामला है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप 12 के 12 टेंसेस को टोटल घोल के पी जाएं, फिर आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते फिर आप इसको नहीं सीख सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपका टेंसेस के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस को सीखें। टेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, फिर ही आपको ये समझ में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो नेक्स्ट है ना लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अच्छा इसके अंदर भी टेंसेस से रिलेटेड है। जैसे कि पहला आपके पास है चेंज सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप उन्हें चेंज करें। तो इसके लिए मेन चीज क्या है, आपको टेंसेस आते हो, तो ये तो पूरा वैसे भी टेंसेस का है। ठीक है, जैसे कि कह देंगे चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, या फिर चेंज कर दे फ्यूचर परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कुछ भी कहेंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे और उसके आगे इस तरह का कुछ भी लिख देंगे, तो फिर आपको चेंज करके दिखाना होगा। तो इसके लिए भी टेंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बहुत आसान है। खैर ये पंचुएशन, खैर ये तो होती भी कम कम है। आपको यहाँ पर टोटल एक पंचुएशन दी जाएगी, मतलब आपको ना एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपने उसको करेक्ट करके लिखना है, जैसे कि सही से प्रॉपर उसके अंदर जो भी मिस्टेक होगी आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, कोमा लगाना है, डॉट लगाना है, मतलब कोई वर्ड छोटा लिखा हुआ है बड़ा करना है, इस तरह आपको देखना होता है। ये एक ही नंबर का और एक ही आपके पास करने को आएगा। इसके अलावा एक आपके पास दिया जाएगा प्रीफिक्स, एक सफिक्स और एक आपके पास होमोफोन्स। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए ये है क्या। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है,
अच्छा, वैसे ना ये होते बहुत आसानी, मतलब उर्दू के अंदर जो आप करते हैं साब के, ला के वगैरह, तो ये कुछ इसी तरह के हैं, ठीक है। और होमोफॉर्म्स भी आसान होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इनके अंदर ना साउंड सेम होता है और वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। आपने बस इसके अंदर इसका दूसरा होमोफॉर्म्स बनाना होता है, ठीक है। तो ये है भी कम ही और मार्क्स भी कम है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, वो है जो सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको ना कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनके अंदर ना कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इस तरह अंडरलाइन कर दें, इस तरह कहीं भी कुछ भी अंडरलाइन कर देंगे और आपने बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये जाहिर बात है क्या है, ये ओनली प्रैक्टिस है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो आराम से टेनर से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पता है शर्त क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हो। खैर ज्यादातर चांसेस है कि वो आपको आए, वो आप बचपन से याद कर रहे थे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह, तो वो आपको टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, तो वो आपको आनी चाहिए, फिर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह नहीं आते, तो फिर आप सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच को याद करें विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और जब आपको याद हो जाए तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, ताकि कैसे आपने पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और अगर आपको पहले से ही पार्ट ऑफ स्पीच आते तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में डन लिखकर बता दीजिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ये याद नहीं है, और अगर वो अब याद करते हैं तो जब उन्हें याद हो जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जब ज्यादातर बच्चे याद कर लेंगे ना, फिर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा सवाल है ना आपके पास, तो ये टोटल 5 नंबर का, यहाँ आपको टोटल 5 ही ब्लैंक्स दी जाएंगे और आपने पहचानना होगा कि ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जरा आते हैं हम सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके पास है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा या तो आप उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें या फिर आप उसको सिंधी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जाहिर बात है एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपको इंग्लिश को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना या सिंधी के अंदर कन्वर्ट करना आता है तो फिर तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये अनसीन होगा, ठीक है, ये कहीं से भी दे देंगे आपको, और बस आपको ट्रांसलेशन अगर करनी आती है तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, और ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं आती है ट्रांसलेशन करना, तो वो भी ऐसा नहीं है कि इस सवाल को छोड़कर आ जाएं, उन्हें जो आता है, जैसी ट्रांसलेशन आती है वो वैसे कर दें, बस जो समझ आ रहा है लिख के आ जाए। देखें, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सवाल आपके पास 5 नंबर का, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आप कुछ भी छोड़ दें। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, लिख कर आ जाएं, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जितनी ज्यादा आपको चीजें मिलती है आप उनको ट्रांसलेट करते जाएं इंग्लिश से उर्दू के अंदर, तभी आपकी जो ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और अब हम जरा बात करते हैं सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन सी जो है वो 40 मार्क्स का होगा। नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सेक्शन सी के अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। और आपके पास सेक्शन सी के अंदर जो सबसे पहला सवाल है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, fill in the blanks according to the contextual accordance from the options provided in the box। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, आपको यहाँ पर fill in the blanks के आंसर भी दे दिए जाएंगे, मतलब एक बॉक्स बना के दिया जाएगा, उसके अंदर आंसर भी होंगे। तो बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ना है और करेक्ट आंसर ऊपर ही बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा और उसको उठाकर फिट कर देना है, ठीक है। बस ये काम छोटा सा करना है और आपके पास जो पूरा का पूरा सवाल है ये आपके पास होगा 5 नंबर का, ठीक है। और आपको टोटल ब्लैंक्स जो है वो भी 5 ही दी जाएंगी। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको पता है कि कौन से वर्ड को कहाँ फिट करना है, तो फिर तो आप ये आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टेनर से, जितने पास्ट पेपर के अंदर मिलते हैं आपको ये ब्लैंक्स वगैरह, आप उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाहिर बात है ये भी कहीं से भी आ सकता है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी के सेकंड क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है एसे। राइट एन एसे ऑफ 120 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। या फिर आप कम से कम 5 पैराग्राफ एसे के लाजमी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास एसे के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास हैं द करियर आई वुड लाइक टू चूज, और नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनाइटी, और नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, और जो आपके पास लास्ट है वो है ब्लेसिंग ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 5 ऐसे के टॉपिक्स हैं और इंशाअल्लाह ताला
अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे, इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई एक ना एक आपको लाजमी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा आपके पास जो एसए का टॉपिक है, ये टोटल होता है 10 मार्क्स का, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करके जानी है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे और लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी हाँ, एसए के अंदर आपके पास चॉइस भी होती है कि या तो आप एसए कर ले या फिर आप कर ले नैरेटिव एसए, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी नैरेटिव एसे की तरफ मत जाएं, ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, ठीक है। अभी आप इसको नहीं करें, आगे जाके बड़ी क्लासेस में आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट मैं अभी आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये करें, क्योंकि ये अक्सर मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर आता है। आप ऐसे करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है लेटर, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखें, आपके पास जो लेटर है ना, वो दो तरह का होता है आपके जो एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। एक तो आपको दिया जाता है लेटर टू द एडिटर, और दूसरा आपको दिया जाएगा लेटर टू द रिलेटिव, ठीक है। मतलब एक तो रिश्तेदारों को देना है और एक आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को देना है। खैर, ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि कोई सा भी जो आपको इजी लगे आप वो करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर टू द एडिटर की। तो इसके अंदर आपके पास है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पहला आपके पास है स्टॉप स्ट्रीट क्राइम्स इन द कराची सिटी, नेक्स्ट आपके पास है ट्रैफिक हजार्ड्स इन द सिटी, और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इन द सिटी, और अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है डैमेज रोड इन द सिटी, और लास्ट आपके पास है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, आप इन्हीं की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। दूसरी बात, मेन चीज पता है क्या, ये है कि आपको लेटर लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसी सेम लाइंस आनी चाहिए जो कि आप तकरीबन के तकरीबन हर लेटर के अंदर लिख लें, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है, कोई भी टॉपिक दे देगा एग्जामिनर, तो आपको बस उसको अटेम्प्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और अब जरा बात करते हैं लेटर टू द रिलेटिव की। तो देखें, यहाँ पे आपको और नजर आ रहा है, मर्जी है आपकी, आप लेटर टू द एडिटर कर लें या फिर आप लेटर टू द रिलेटिव्स कर लें, ठीक है। और अब जरा इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपके पास है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू टेल हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और नेक्स्ट आपके पास है राइट अ लेटर टू योर कजन इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। और ये अब आपके पास लास्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड योर सम बुक्स, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं और आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। मेन चीज मैं बता चुकी हूँ, आपको पैटर्न आना चाहिए। और दूसरी बात पता है क्या है, टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम रहता है कि हमें तो आता था बट हम लिख के ही नहीं आए, एग्जामिनर ने कॉपी ले ली, हमसे हुआ नहीं, हम लिख के आते तो हम ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता। तो देखें, ये आपके ऊपर है, आपको जब दिए गए हैं 3 घंटे, तो फिर इस 3 घंटे के अंदर अंदर रह कर ही आपने अपने पेपर को मुकम्मल करना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करके जानी है कि आप कैसे कितने मिनट में क्या खत्म करेंगे, कितने मिनट में आपको क्या चीज कंप्लीट होना चाहिए, आपके ऊपर ही, आपको खुद ही टाइम को मैनेज करके जाना है और अपनी स्पीड को भी मैनेज करके जाना है और अपनी राइटिंग को भी। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब स्पीड तेज करे तो उनकी राइटिंग डॉक्टर की राइटिंग के जैसी हो जाती है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइटिंग को मेंटेन रखना भी आपके ऊपर है, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी आपके नंबर उतने अच्छे होंगे। अब जरा हम आते हैं सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये आपके पास काफी ज्यादा नंबर का, यस, यानी कि ये आपके पास टोटल 15 नंबर का है पैसेज। और ये पैसेज आपके पास कैसा होगा, अनसीन, मतलब कि ना ये पैसेज आपने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा और ये आप पहली बार अपने एग्जाम में बैठकर पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मजे की बात, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जारी बात है पैसेज पढ़ेंगे और जो नीचे क्वेश्चन होंगे आपने उनके आंसर देने हैं, और जारी बात है कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको ऊपर पैसेज से ही मिल जाएंगे। तो ये वैसे मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला सवाल, ठीक है, क्योंकि जारी बात है कुछ याद करना तो पड़ता नहीं है ना इसके अंदर, बस फौरन फौरन ऊपर से देखकर लिखते जाओ। लेकिन थोड़ा सा ना ये ट्रिकी भी है। अब जरा देखें, आपके पास जो पहला सवाल आएगा फ्रॉम द पैसेज, मतलब पैसेज से ही आएगा, सेकंड सवाल भी फ्रॉम द पैसेज और थर्ड सवाल भी फ्रॉम द पैसेज। और ये आपके पास कोई 2-2 नंबर के तीनों सवाल होंगे, ठीक है। ये जो 3 है ना स्टार्टिंग के, तो 2-2 नंबर के आपके पास सवाल होंगे, टोटल 6 नंबर के। तो इसे तो आपको गेन करना आसान है कि आप ऊपर से देखेंगे आंसर और लिख देंगे, ठीक है, तो मसला ही नहीं है।
अब जरा आते हैं मेन सवाल के ऊपर, जो कि चौथा सवाल है, मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। आपको पूरे के पूरे पैसेज की समरी बनानी है, ठीक है। तो ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समरी का तरीका याद करके, देखकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके जाएगा कि समरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। और एक और बात साथ में क्या है, विद अ सुटेबल टाइटल। आपको, जैसे कि आपको पता है ना कि जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, उनके ऊपर एक टाइटल भी होता है। इसी तरह ये जो आपको पैसेज दिया जाएगा, इसका टाइटल आपको खुद बनाना है, ठीक है। इधर उधर से किसी से देखिएगा नहीं, किसी से पूछिएगा नहीं। आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको जो लगता है कि इस पैसेज का ये टाइटल होना चाहिए, तो बस आप वो दे दे। अब ऐसा भी नहीं है ना, आप कहीं से भी उठा के दे दे। देखें, आपके पास जो पूरा का पूरा पैसेज होगा, उसके अंदर जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी ना, आप उसी से रिलेटेड 2 से 3 वर्ड, जैसे कि नॉर्मल आपके चैप्टर के नाम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने उसका नाम देना है, और वो आप कोई भी पैसेज में से देख के दे दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, और ये लास्ट है, फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फ्रॉम द अबव पैसेज। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये आपके पास है 4 नंबर का, और ये जो ऊपर वाला था ना, मतलब समरी, ये थी 5 नंबर की विद टाइटल नेम, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास है टोटल 4 नंबर का। अच्छा, इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर ना आपको टोटल 4 ही वर्ड्स दिए जाएंगे, और उनके सेम मीनिंग ऊपर पैसेज के अंदर होंगे, तो आपने ढूंढ के उनके सेम मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको वर्ड्स नीचे दे देंगे कुछ, और इनके सेम मीनिंग आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जाहिर बात है कि आपके पास बिल्कुल ही अनसीन पैसेज होगा, आपको नहीं पता होगा, और किसी को भी नहीं पता होगा, जाहिर बात है कहाँ से आए। तो इसकी आपने 10 ईयर से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा टारगेट पेपर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो आपने अक्सर ही भूल जाना होता है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो देखें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का ही फायदा है सब्सक्राइब करने में, कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।